नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, 18वीं लोकसभा का सत्र यानी संसद का सत्र शुरू होने से पहले ही मोदी सरकार के लिए विपक्ष ने मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। हालात ऐसे बन गए हैं कि सरकार के गिरने पर चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। राहुल गांधी ने हाल ही में फाइनेंशियल टाइम्स को, जी हां, फाइनेंशियल टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में राहुल गांधी ने कहा है कि इस बार सीटों के नंबर ऐसे हैं कि वे बहुत नाजुक हैं और छोटी सी गड़बड़ी सरकार गिरा सकती है। स्थिति यह है कि एक सहयोगी के दूसरी ओर मुड़ते ही सरकार गिर सकती है। राहुल गांधी ने दावा यह भी किया है कि मोदी खेमे में काफी असंतोष है और वहां कई ऐसे लोग हैं जो राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के संपर्क में हैं। इस इंटरव्यू में राहुल गांधी ने यह खुलासा नहीं किया है कि कौन कौन से लोग उनके या इंडिया गठबंधन के संपर्क में हैं, लेकिन राहुल का यह इशारा ही मोदी सरकार की नाजुक स्थिति को बयां करने के लिए काफी है। दोस्तों, अपने इंटरव्यू में राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि इन चुनाव के अप्रत्याशित नतीजों के बाद भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में एक बदलाव आया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को बने रहने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। 5 साल अगर रहते हैं तो बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। साथ ही यह भी बता दिया है राहुल गांधी ने कि मोदी की छवि नष्ट हो गई है, खत्म हो गई है, मोदी की विचारधारा नष्ट हो गई है। राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी का बुनियादी ढांचा और धार्मिक वैमनस्यता फैलाने की उनकी विचारधारा चरमरा गई है। तो राहुल गांधी ने इस इंटरव्यू में जो कुछ कहा है वही इस बार के लोकसभा चुनाव के नतीजों का सार भी है। दोस्तों, क्योंकि बीजेपी की कमजोर दशा, अयोध्या में हार और वाराणसी में नरेंद्र मोदी को मिली बमुश्किल जीत से ही समझ में आ जाती है। आज मोदी काशी में जनता को धन्यवाद कहने के लिए पहुंचे। काशी की जनता यानी उनके जो वोटर्स हैं उनको धन्यवाद कहने के लिए नरेंद्र मोदी काशी वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि मां गंगा ने उन्हें गोद ले लिया है। अजब बात है दोस्तों कि इसी काशी में मोदी ने चुनाव से पहले खुद को बायोलॉजिकल नहीं माना था। आप याद कीजिए, कह रहे थे कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मैं अविनाशी हूं। यह सब नरेंद्र मोदी ने कहा था। और इसी काशी में अब चुनाव के बाद मोदी खुद को मां गंगा का दत्तक पुत्र मान रहे हैं। खैर, मोदी की जो भी मर्जी आए वह खुद को कुछ भी कहे, कुछ भी माने, हम और आप क्या कह सकते हैं उसमें। लेकिन संसद में मोदी की मर्जी पर लगाम लगाने की तैयारी इस बार विपक्ष ने पूरी तरह से कर ली है। लोकसभा अध्यक्ष के चयन से लेकर नेता प्रतिपक्ष तक इंडिया गठबंधन और कांग्रेस सारे कदम संभल कर उठा रहा है। कल राहुल गांधी के रायबरेली पर बने रहने वाले फैसले और प्रियंका गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने की घोषणा ने बीजेपी की सारी प्लानिंग को चौपट करके रख दिया है। आपने कल सुना था, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहले एक मीटिंग की और उस मीटिंग के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह घोषणा कर दी कि राहुल गांधी अब रायबरेली पे ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे, यानी कि रायबरेली संसदीय क्षेत्र से चुने गए सांसद राहुल गांधी रायबरेली को चुनेंगे, वायनाड को ये छोड़ेंगे और वायनाड से हमारी प्रत्याशी होंगी प्रियंका गांधी। यह ऐलान किया था मल्लिकार्जुन खड़गे ने। क्या कुछ कहा था उस समय राहुल गांधी ने, जरा सुन लीजिए। प्रियंका गांधी ने भी अपनी बात रखी थी, उनको भी सुनते हैं और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उधर नरेंद्र मोदी दत्तक पुत्र हो गए हैं मां गंगा के, वो भी समझेंगे। और इन सब के बीच आने वाले चुनाव में क्या रणनीति चल रही है, विधानसभा चुनाव की रणनीति, और उससे पहले लोकसभा में स्पीकर का चुनाव कैसे होने जा रहा है ये भी समझेंगे ये भी कि कैसे अब मामला जो है घपले का, घोटाले का, 30 लाख करोड़ का, वो सेबी पहुंच चुका है। ये सब समझेंगे, लेकिन पहले सुनिए राहुल गांधी को। मेरा रायबरेली से और वायनाड से इमोशनल कनेक्शन है। पिछले 5 सालों में मैं वायनाड का एमपी था और वायनाड के सब लोगों ने, हर पार्टी के लोगों ने प्यार दिया, तो उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूं और पूरी ज़िंदगी उसको याद रखूंगा। प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ेगी, मगर मैं भी पीरियोडिकली वायनाड जाऊंगा और जो वायदे हमने वायनाड को किए थे उनको हम पूरा करेंगे।
रायबरेली का पुराना रिश्ता है। काफ़ी खुशी हो रही है कि मैं उनको फिर से रिप्रेजेंट करूंगा, मगर आसान निर्णय नहीं था, मुश्किल निर्णय था, क्योंकि जुड़ाव दोनों के साथ है। तो सुन रहे थे आप, आसान निर्णय नहीं था, बहुत मुश्किल निर्णय था, क्योंकि जुड़ाव दोनों के साथ है, यानी रायबरेली के साथ भी है और वायनाड के साथ भी है। कहानी कल की हो गई, लेकिन आज इस कहानी की चर्चा हम यहां क्यों कर रहे हैं, आगे बढ़ेंगे तो उसकी बात भी हम रखेंगे। लेकिन इसके बाद प्रियंका गांधी ने भी 2 शब्द कहे मीडिया के सामने, और यहां से उन्होंने एक मुहर लगती है कि वायनाड से अब प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रत्याशी होंगी। चलिए प्रियंका गांधी को सुनते हैं कि क्या कुछ कह रही थी प्रियंका, सुनिए। बहुत खुश हूँ मैं। आई एम वेरी हैप्पी टू बी एबल टू रिप्रेजेंट वायनाड एंड ऑल आई विल से इज दैट आई वोंट लेट देम फील हिज एब्सेंस. As he said, he'll come many times with me, but I will work as hard and I will try my best to make everybody happy and to be a good representative. और रायबरेली के साथ तो मेरा बहुत ही पुराना रिश्ता भी है और 20 सालों से मैंने काम किया है दोनों रायबरेली और अमेठी में, तो वो रिश्ता तो कहीं मतलब किसी भी तरह से टूट नहीं सकता. उसको कायम रखने के लिए हम दोनों हैं और भैया की मैं मदद रायबरेली में भी करूंगी, और जैसे उन्होंने कहा हम दोनों रायबरेली में भी हम दोनों मौजूद होंगे और वायनाड में भी. दोनों को 2 सांसद मिल रहे हैं. सिंपल सी बात. तो सुन रहे थे, भैया की मदद हम यहाँ भी करेंगे, यानी रायबरेली में भी मैं करूंगी और वहाँ भी, यानी वायनाड तो है ही, और राहुल गांधी कह रहे हैं कि दोनों को 2-2 सीटें मिल गई, यानी कि रायबरेली के भी 2 सांसद होंगे, प्रियंका और राहुल गांधी, और वायनाड के भी 2 सांसद होंगे, प्रियंका और राहुल गांधी. ये बात कल राहुल गांधी कह रहे थे, और इसके साथ ही चुनावों की बात एक फिर से शुरू होती है. लेकिन जो चुनाव बीता है, उस चुनाव में क्या कोई धांधली हुई है, क्या कोई घपला हुआ है, इस पे भी चर्चा हो रही है, बहुत चर्चा हो रही है. चुनाव आयोग घिरा हुआ है, चुनाव आयोग से कई सारे सवाल पूछे जा रहे हैं, ईवीएम का मुद्दा वो सामने आ चुका है. और इधर चुनावों के दौरान शेयर बाजार में मोदी और शाह के कहने पर किए गए निवेश और उसके बाद लगे झटके को लेकर आज इंडिया गठबंधन के नेताओं ने सेबी आप जानते हैं, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जी हां, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से आज मुलाकात की है इंडिया गठबंधन के नेताओं ने. और शेयर मार्केट के इस घोटाले में 30 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान निवेशकों को हुआ है, और ऐसा इसीलिए हुआ था क्योंकि चुनाव के दौरान अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने शेयर मार्केट में पैसे लगाने की सलाह जनता को दी थी, इन्वेस्टर्स को दी थी. फिर एग्जिट पोल में बीजेपी को बहुमत दिखाया गया. आपने देखा कि एग्जिट पोल जितने भी आए, डीबी लाइव को छोड़कर बाकी तमाम एग्जिट पोल में बीजेपी को फुल बहुमत दिखाया गया और 400 पार का नारा बुलंद किया गया. और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद नतीजे आते हैं 4 जून को, और 4 जून को नतीजे इस ढंग से आए कि शेयर बाजार धड़ाम से गिर गया. इसमें कुछ लोगों को तो बहुत फायदा हुआ, मुनाफा हुआ, क्योंकि वो पहले ही पैसा लगाकर निकाल चुके थे, लगा दिया, ऊपर गया, उसके बाद गिर रहा था, बेच दिया. लेकिन कुछ छोटे निवेशक तबाह हो गए. राहुल गांधी ने इस घोटाले में मोदी और शाह को आरोपी ठहराया था. आप याद कीजिए, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और राहुल गांधी ने कहा था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि यह घोटाला हुआ है 30 लाख करोड़ रुपए का, और इस घोटाले के मुख्य आरोपी हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह. टीएमसी ने भी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने भी ऐसे ही आरोप लगाए थे. और आज इंडिया गठबंधन का एक दल सेबी में अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए पहुंच गया. इंडिया गठबंधन जिस तरह से अभी से मोदी सरकार को घेर रहा है, और जो दावा राहुल गांधी ने किया है कि कुछ लोग उनके संपर्क में हैं, फाइनेंशियल टाइम्स को दिए इंटरव्यू में, उसके बाद क्या मोदी सरकार पर संकट और बढ़ गया है? आज इसी पर चर्चा करेंगे, और इसके साथ साथ यह भी समझेंगे कि आखिर लोकसभा में जो अभी 24 तारीख से लोकसभा की शुरुआत हो रही है, उसमें क्या कुछ होने जा रहा है. आखिर क्यों बार बार बीजेपी को, और बीजेपी में भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को स्पीकर पद के लिए मीटिंग करनी पड़ रही है अपने और अपने सहयोगी साथियों के साथ. और यह काम आखिर राजनाथ सिंह के ऊपर क्यों छोड़ा गया है? उस मीटिंग में आखिर ओम बिरला क्या कर रहे हैं?
ये सब कुछ समझेंगे हम इस चर्चा के दौरान। और इन सब के बीच कि बीजेपी को बड़ा झटका देने की तैयारी में विपक्ष क्या है, क्यों बड़े झटके की बात हम यहां कह रहे हैं। चलिए, क्या राहुल गांधी के उस फाइनेंशियल टाइम्स के पन्ने को फिर से पलटा जाए? चलिए पलटते हैं। उससे पहले हमारे तमाम साथी जो अभी जुड़े हुए हैं उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं। हमारे साथ इस वक्त देखिए 3 साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं और अनिल सिन्हा जी हैं। आप तीनों का स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। सीधे प्रशांत टंडन जी आपके पास आना चाहता हूं। सबसे पहले राहुल गांधी फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू देते हैं। उस इंटरव्यू में बहुत बड़ी बात वो कहते हैं कि बिल्कुल एक उस थिन एज पे हैं, उस जगह पे राहुल गांधी ये मोदी सरकार है जहां से इनकी सरकार गिर सकती है। किस बिना पे ये बात राहुल गांधी यहां कहते हुए दिखाई देते हैं, प्रशांत टंडन जी? राजीव जी, राहुल गांधी ने बहुत सारी बातें की हैं और ये लंदन का अखबार है फाइनेंशियल टाइम्स, उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि बहुत फ्रेजाइल है, बहुत नाजुक धागे से लटका हुआ गठबंधन है जिसको मोदी हेड कर रहे हैं। हमको ये नहीं भूलना चाहिए बार बार कि बीजेपी मेजॉरिटी मार्क से काफ़ी नीचे है और वो चुनाव में उनके खिलाफ मैंडेट आया है। और ये जो गठबंधन बना है ये बहुत फ्रेजाइल है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू जाने जाते हैं, नीतीश कुमार भी जाने जाते हैं कि वो कैसे समर्थन करते हैं, कैसे नहीं करते। एक बात जो राहुल गांधी ने कही और उस बात पे मैं भी मानता हूं कि वो बात सच है और वो रिजल्ट भी दिखा रहे हैं कि जो ब्रांड मोदी है वो हवा हो गया है। और ये बात अभी भी मोदी साहब नकारने में लगे हुए हैं। ये बात अभी भी बीजेपी की सरकार, जो एनडीए की सरकार है, वो नकारने में लगे कि उनके खिलाफ जो है मैंडेट आया। एक और जो बात इम्पोर्टेंट राहुल गांधी ने कही है, और मुझे लगता है कि जब सुप्रीम कोर्ट वेकेशन के बाद बैठेगा फुल बेंच, तब इस बात को वो इसका संज्ञान लेंगे कि उन्होंने कहा कि इंस्टीट्यूशंस कमज़ोर हुए हैं और जुडिशरी भी कमज़ोर हुई है मोदी साहब के कार्यकाल में पिछले 10 साल में। और जुडिशरी ने अपोजिशन को कोई कभी राहत नहीं दी। ये बात सच है। चाहे महाराष्ट्र का मामला हो, किस तरीके सरकार बनी और अभी भी कानूनी रूप से वो अवैध सरकार है जो महाराष्ट्र में है। वो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं आया है, इसलिए सरकार चल रही है। इस तरीके से कितनी सरकारें गिराई गईं और वो सुप्रीम कोर्ट ने समय पर फैसला नहीं किया। ईवीएम के बारे में समय फैसला नहीं किया, इलेक्टोरल बॉन्ड पे बहुत लेट आके जजमेंट दिया। तो जुडिशरी के ऊपर भी अब जुडिशरी को रीथिंक करना होगा कि जनता ने जो मैंडेट दिया है, जनता का जो मैंडेट है वो सिर्फ मोदी जी के भाषणों को नहीं नकारा उन्होंने, पूरी कार्यप्रणाली के खिलाफ एक गुस्सा है जो मैंडेट में निकल कर आया है। और अगर इलेक्शन कमीशन न्यूट्रल होता, इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष होता, इस तरीके का मीडिया नहीं होता, निष्पक्ष मीडिया होता इस देश में, तो रिजल्ट ये और कुछ और आते। बीजेपी यहाँ से काफ़ी नीचे दिखाई देती है। जो बीजेपी का वास्तविक नंबर है वो काफ़ी नीचे है। ये जो नंबर हमको दिखता है इलेक्शन कमीशन और प्रशासनिक अधिकारी और इन सब का मिला जुला नंबर है ये। तो जनता की राय जो है वो इस नंबर से भी ज़्यादा प्रभावी है जो नंबर दिख रहा है बीजेपी का हमको आज की तारीख में। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट को, इंस्टीट्यूशंस को जो है वो संज्ञान लेना चाहिए कि जनता का इशारा किस तरफ है और उनको जनता के इशारे को समझना है। सुप्रीम कोर्ट वाकई जो जुडिशरी, जिस तरीके की जुडिशरी ने काम किया है पिछले 10 साल में तमाम फैसलों पर, और बड़े बड़े एक्टिविस्ट और लोग जेलों में बेकसूर डाले गए, अभी भी जेलों में हैं लोग। इन सब मामलों पे सुप्रीम कोर्ट को रीथिंक करना है कि कैसे वो संविधानवाद, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को कैसे रिवाइव करें। जनता का मैंडेट ये है। जी
कि संविधानवाद को का रूल ऑफ लॉ को जो है वो रिवाइव करें। तो ये बड़ा संकेत है। दूसरा, प्रियंका गांधी जब वहां से लड़ेंगी, तो प्रियंका गांधी जब उपचुनाव लड़ेंगी तो देखिएगा 15-20 दिन फिर वो एक्टिविटी होगी, वो तमाम सारी, और जब वो एक्टिविटी होगी तो फिर उसका असर जो है पूरे राष्ट्रीय राजनीति में पड़ेगा। एक बात कांग्रेस को भी समझनी है और इंडिया गठबंधन की पार्टियों को भी समझनी है, वो ये है कि जनता ने उनको अगर मैंडेट दिया, बिल्कुल सत्ता की दहलीज तक लाके खड़ा कर दिया, और अगर इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष होता तो सत्ता में होते ये लोग, वो किन नारों पर, किन बातों पर किया। जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो था, जो राहुल गांधी बातें कर रहे थे, चाहे जाति जनगणना की, चाहे वो आरक्षण की 50% लिमिट को हटाने की जी, चाहे वो ईडब्ल्यूएस में सब लोगों को एंट्री देने की, ये जो तमाम सारी बातें थी, ये बातें कांग्रेस पार्टी को, इंडिया गठबंधन को छोड़नी नहीं है। चुनाव के बाद मैंने देखा कि शायद इसमें कुछ कमी आ गई। ठीक है, चुनाव के बाद पार्टियां अपने आप को रीऑर्गेनाइज करती हैं, लंबा कैंपेन था, गर्मी बहुत है, लेकिन अब वापस उन मुद्दों पर आना चाहिए जिसको जनता ने वोट दिया है आपको। उन्हीं मुद्दों पर जनता ने वोट दिया है आपको, तो उस पर आप लगे रहेंगे तो आगे भी आपको सफलता मिलेगी। स्पीकर की पोस्ट पे जब मैं दोबारा आऊंगा तो उस पर बहुत राजनीति होगी, फिर बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। स्पीकर के पोस्ट पर दोबारा बहुत राजनीति चल रही है और उस पर दोबारा आएंगे प्रशांत जी, तो उस पर बात करेंगे। लेकिन यहाँ फाइनेंशियल टाइम्स को राहुल गांधी ने इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू में जो बातें कही हैं उसका विश्लेषण भी हम कर रहे हैं, और साथ साथ आगे क्या कुछ होने जा रहा है। हमारे साथ दो और साथी जुड़ गए हैं, प्रेम कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे साथ नवेंदु जी जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत करता हूं। प्रेम कुमार जी, पहले आपके पास आना चाहता हूं। प्रेम कुमार जी, यहां से अब जबकि अगले सप्ताह सोमवार से सदन की कार्यवाही शुरू हो रही है, और उससे पहले एक तरफ स्पीकर के पद को लेकर और दूसरी तरफ राहुल गांधी जो बातें आज फाइनेंशियल टाइम्स में कर रहे थे, उस इंटरव्यू में साफ साफ कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन और मेरे यानी कांग्रेस पार्टी के संपर्क में कुछ एनडीए के नेता हैं, और बिल्कुल तलवार की धार पर ये चल रही है, ये सरकार कभी भी गिर सकती है। क्या मायने इसके रखे जाए, क्या कैसे देखा जाए? दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन सेबी में शिकायत भी करके आ चुका है। आज तीसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन बहुत तेजी से मजबूती की तरफ बढ़ेगा, आने वाले समय में हम ये भी देखेंगे। क्या कुछ देखते हैं आप, ये जितनी खबरें चल रही हैं, क्या खिचड़ी पक रही है? शुक्रिया राजीव जी। विपक्ष जो राजनीति कर रहा है वो देखिए, आमतौर पर चुनाव के तुरंत बाद विपक्ष ऐसी राजनीति नहीं करता रहा है, एक बार बदले हुए तेवर में है। इसका कारण है कि विपक्ष को लगा कि हम सत्ता में पहुंच सकते थे, कोई कसर बाकी रह गई, ये कसर अपनी तरफ से बाकी रह गई या दूसरे तरफ वालों ने कुछ घपला किया, ये अलग बात है, लेकिन एक कसक है। तो ये एहसास सबको है कि हम जीतते जीतते रह गए, और ये एहसास सबको है कि हम हारते हारते रह गए। ये दोनों बातें हैं। तो इसी हिसाब से हर बात पर, चाहे स्पीकर हो, चाहे डिप्टी स्पीकर हो, या फिर वो शेयर मार्केट का घोटाला हो जिसको लेकर के की मांग की गई थी, तो एनडीए के खिलाफ इंडिया गठबंधन एक मोर्चा बनाता हुआ दिख रहा है। और मतलब मोर्चा तो बना ही हुआ है, लेकिन मोर्चे को एक मजबूती से अंजाम देता हुआ दिख रहा है। आमतौर पर पराजय के बाद एक बिखराव होता है, लेकिन वो बिखराव इंडिया गठबंधन में नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस पराजय को पराजय मान नहीं रहे हैं कोई, इसको जीत के तौर पे देख रहे हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत महाराष्ट्र में मिला, जहां पर कि तीनों प्रमुख पार्टियों ने एक इकट्ठा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बताया कि हम मिलकर लड़ेंगे, और ये भी कहा कि हम किसी को लेंगे भी नहीं जो हमारे साथ छोड़कर गए थे। ये एक कॉन्फिडेंस का लेवल है जो महाराष्ट्र में दिख रहा है। बिहार में जरूर जो लोग उम्मीद कर रहे हैं कि नीतीश कुमार आ जाएंगे, देखिए राजनीति में वैसी हैपनिंग की उम्मीद नहीं करनी चाहिए जो हुई नहीं हो सकती हो।
तो उसको उस उम्मीद पर राजनीति नहीं चलती। तो निश्चित रूप से बिहार को अपनी ही ताकत के साथ में इंडिया गठबंधन को सामने आना पड़ेगा। तेजस्वी, कांग्रेस और जो कुछ कमियां रह गई उसको दुरुस्त करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि लड़ाई अच्छी होने के बावजूद सफलता की जो दर है वो और अच्छी हो सकती थी, जो बिहार में नहीं मिली। उत्तर प्रदेश में अप्रत्याशित सफलता मिली है, क्योंकि कोई नहीं सोचता था कि उत्तर प्रदेश में इस तरीके से इंडिया गठबंधन परफॉर्म करेगा। बोलना, दावे करना अलग बात है, लेकिन रियलिटी में भरोसे के साथ बोलने वाली स्थिति नहीं थी। लेकिन जनता ने वो दिया जो जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। और अब सब लोग सोच रहे हैं कि भाई अगर थोड़ा सा और जोर लगाते तो शायद मोदी भी हार जाते, शायद राजनाथ सिंह भी हार जाते। अब तो लोग कह रहे हैं, खुलकर कह रहे हैं, वो बातें हैं। तो लेकिन मूल बात जो कह रहे थे प्रशांत जी, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है कि मुद्दों से और उन मुद्दों से जुड़कर जिससे कि ये सफलता मिली है, बने रहना, टिके रहना बहुत जरूरी है। उसमें अग्निवीर का मुद्दा, अभी सरकार उसमें परिवर्तन करने की सोच रही है। इंडिया गठबंधन को फुल फॉर्म में आना चाहिए, नो परिवर्तन, स्क्रैप अग्निवीर, इस नारे के साथ में उतर जाना चाहिए। हम कोई परिवर्तन नहीं चाहते, हमको एकदम इसको खारिज कीजिए। तो ये तेवर के साथ में आना पड़ेगा। 3 मूर्तियां संसद भवन से हटाकर इधर से उधर कर दी गई, जहां विपक्ष आंदोलन करता था, वो उस पर भी बड़ा कड़ा प्रतिरोध की आवश्यकता हमें लगती है कि नहीं, तुम दोबारा वहीं पर मूर्ति स्थापित करो, ये बोलना पड़ेगा। कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा। आप गांधी जी की मूर्ति और दूसरी महापुरुषों की मूर्ति इसलिए हटा देते हैं कि यहाँ आंदोलन होता है, इसलिए हटा देते हैं कि अनशन होगा, धरना प्रदर्शन होगा, और आप संसद में करने नहीं देंगे। इस बात को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। हम थोड़ा सा टेम्परामेंट और तेवर जो है ना, उसको हम और एक्सपेक्ट करते हैं इंडिया गठबंधन से कि ऐसे मुद्दों को आप जाने न दें। इसी तरीके से ये नीट का सवाल है। नीट का सवाल तो एकदम छोड़ने लायक नहीं सवाल है। सुप्रीम कोर्ट में चला गया तो क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट एनटीए को फटकार लगा देगा तो बात खत्म हो जाएगी क्या? सुप्रीम कोर्ट तो कहता है कि चुनाव आयोग पर भरोसा करिए, तो हम तो भरोसा करेंगे चुनाव आयोग पर। तब फिर तो अनिल मसीह पर भी भरोसा करना चाहिए हमको। क्यों नहीं अनिल मसीह को पनिश किया गया? सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि एनटीए पर भरोसा करिए। हम कैसे भरोसा करें जब आंख के सामने में भरोसा टूटता हुआ दिख रहा है? तो यहाँ पर भी असर्ट करने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो उसके हिसाब से दुनिया चलेगी। सुप्रीम कोर्ट को भी जगाना और समझाना पड़ेगा कि आपको जनता के हितों के साथ में देखना होगा। छात्रों का भविष्य देखिए, एनटीए को फटकार लगा दिए तो इतना काफी नहीं है। एनटीए जो कि रिस्पॉन्सिबल है इस पूरी घटना के लिए, आप उसी को बोल रहे हैं। चलिए, एक प्रोसेस का हिस्सा हो सकता है कि आप ही जवाब दीजिए क्यों हुआ और आप ही उपचार बताइए कि कैसे दूर होगा। लेकिन इसके लिए एक हाई लेवल कमेटी की भी गठन की ओर बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एनटीए स्वयं इसमें शामिल है। इस बात को हम मान के नहीं चल सकते कि एनटीए एकदम वैसे ही निष्पक्ष है जैसे चुनाव आयोग निष्पक्ष है। ये तो मान के चल सकते हैं, लेकिन हम भरोसा करके नहीं चल सकते। ये राजनीति का एक तेवर होना चाहिए कि हम भरोसा सिस्टम में, सरकार पर भरोसा कर लें। कहते हैं लोग पुलिस पर भरोसा कर लें। अरे पुलिस पर भरोसा कर ले, सरकार पर कर ले, तो बिना विपक्ष का है। तो ये यहाँ पर मतलब ओपोजिशन को आना होगा। एकजुटता बनी हुई है, अच्छी बात है। मुद्दों से जुड़े हुए हैं लोग। ट्रेन हादसा सामने है। ट्रेन हादसा क्यों हो जाता है भाई? हरी झंडी लेके प्रधानमंत्री जाएंगे और ट्रेन हादसा होगा तो अश्विनी वैष्णव जाएंगे। और पिछला जो हादसा हुआ उसमें क्या हुआ? किसी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। तो रिस्पॉन्सिबल हो, ये आवाज भी तेज करने की जरूरत है। कौन है इस घटना का जिम्मेदार? भाई बहुत लोग कहते हैं कि संख्या दिखा करके कि उस सरकार में ये इतनी दुर्घटना हुई, इस सरकार में इतनी दुर्घटना हुई। तब तो फिर हम तो कहते हैं कि फिर कांग्रेस भी दिखाए कि अंग्रेज सरकार में इतनी दुर्घटना हुई, अमृत सरकार में इतनी दुर्घटना हुई। अरे जो भी आने वाली सरकार होगी, पिछली सरकार से बेहतर काम करने की उम्मीद ही तो हम करते हैं। नई सरकार से हमेशा हम और बेहतर की उम्मीद करते हैं। और तुलना इसलिए नहीं होगी कि हम आज के काले कारनामों की पर्देदारी करें, तुलना इसलिए होगी कि हम पिछले से बेहतर काम करें। आज तुलना लोग करते हैं कि कांग्रेस के समय की तुलना करके आज के
जो काली करतूत है उसको आप नीचे गिराना, दबाना चाहते हैं, उसकी पर्देदारी करना चाहते हैं। ये नहीं चलेगा, ऐसी तुलना नहीं जरूरी। आप बेहतर क्या कर रहे हैं? टेक्नोलॉजी में हम इतना बढ़ गए, कवच आ गया, कवच कुंडल आ गया, एक तरह से बोलिए, फिर भी दुर्घटनाएं होंगी क्या भाई? पहले सड़क पर वो फाटक हुआ करते थे, फाटक को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया, फिर भी आज दुर्घटनाएं होंगी क्या? यहाँ पर ये सोचने की जरूरत है, रिस्पॉन्सिबल बनाने की जरूरत है। और जो इंडिया जिस तरीके से सामने आ रहा है, हम बहुत निराश नहीं हैं, लेकिन हमारी आकांक्षा, हमारी उम्मीदें और भी ज्यादा हैं। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उम्मीदें ज़्यादा हैं, लेकिन करना क्या है? इन उम्मीदों पर खरा कैसे उतरेगी इंडिया, या इंडिया गठबंधन कैसे खरा उतरेगा, ये देखना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ अनिल सिन्हा जी भी जुड़े हुए हैं, नवेंदु जी भी जुड़े हुए हैं। अनिल सिन्हा जी, आपसे भी समझना चाहता हूँ, क्या यहाँ से और जो अगला सेशन है अभी लोकसभा का, वहाँ तक पहुँचें, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी का ये इंटरव्यू जो है, इसके क्या मायने देखे जाएं? और उसमें भी सबसे बड़ी बात कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि एनडीए के और खासकर बीजेपी के कुछ सांसद जो हैं वो मेरे संपर्क में हैं। ये छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं यहाँ राहुल गांधी। नहीं, वो तो देखिए क्या है, अभी आपको ये समझे, जो फ्रेजाइल कहा है उन्होंने, जो जिस तरह की स्थिति, मतलब जो इसके बारे में, गवर्नमेंट के बारे में और मोदी जी के बारे में जो कहा है, वो बहुत फ्रेजाइल, वो वर्ड बहुत इम्पोर्टेंट है। फ्रेजाइल इस सेंस में है, वो मैं सिर्फ उसमें नहीं है क्या कि उसको आपको सिर्फ मिला है, कम संख्या में लोग आए हैं जीत करके। इसके अलावा भी दिक्कतें हैं कि सबसे बड़ी चीज़ जो हुई है कि जो ब्रांड मोदी, जिसके बारे में उन्होंने कहा भी है, ब्रांड मोदी, और दूसरा नैरेटिव डिफीट हो गई बीजेपी की या मोदी जी की जो नैरेटिव थी। आप चाहे लीजिए मोदी की गारंटी हो, चाहे प्राण प्रतिष्ठा हो, जो पूरा एक जो एंटी डेमोक्रेटिक कॉमनल नैरेटिव जो थी बीजेपी आरएसएस की, और मोदी जी जिसको लेकर के चल रहे थे, और मोदी की गारंटी से उसको ढकने की कोशिश कर रहे थे, वो अंत में, बाद में तो उन्होंने अपने छोड़ दिया। वो जो पर्दा था, जो एक तरह का चादर उन्होंने लगाया था, मोदी की गारंटी का चादर जो लगाया था कम्युनलिज्म के और ये क्या कहते हैं हिंदुत्व के ये पे, मतलब जो एजेंडा पे, वो चादर भी उन्होंने ही खुद खोल उसको हटा दिया। और बाद में एकदम कॉमनल, और वो आप देख ही रहे हैं कि अविनाशी हूँ और क्या क्या उनका चला ये सब। तो वो जो वो उसको रिजेक्ट किया लोगों ने, और ये रिजेक्शन इतना क्लियर कट रिजेक्शन है, जो मैंडेट जो कह रहे हैं कि नहीं मिला, वो रिजेक्शन एकदम क्लियर कट रिजेक्शन हुआ। तो अब क्या है कि अब ये डिक्लाइन जो है, असल में जो अभी कोशिश चल रही है मीडिया या आरएसएस या जो भी कहिए क्या, कि जो एलाइज हैं, उनके असली एलाइज हैं आरएसएस बीजेपी के, वो कोशिश कर रहे हैं कि इस नैरेटिव को फिर से रिवाइव किया जाए, और कहीं से मतलब एक उनके ब्रांड इमेज को जो है उसको भी रिवाइव करें। लेकिन हमको दिख नहीं रहा है, क्योंकि दिक्कत ये है कि जो तरीका है, मतलब जो जिस तरह की राजनीति वो करना चाहते थे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा है। अब अभी देखिए आपकी, जब आपको ये स्थिति आ गई है, जो सलूक आप कर रहे हैं अपने एनडीए के पार्टनर्स के साथ, जिस तरह के आपने पोर्टफोलियो जिस तरह से आपने बांटा, या जिस तरह की मतलब अपारदर्शी जिसको कहिएगा तरीका अपना रहे हैं, सिलेक्शन ऑफ जो ये है क्या कहते हैं स्पीकर का, या ये अभी तक बता नहीं रहे कि डिप्टी स्पीकर आपका बनाएंगे या नहीं, तो जो पैटर्न है उसमें परिवर्तन नहीं हुआ। वो चाहते हैं कि इसी मॉडल से, जो ऑथोरिटेरियन मॉडल है, उसी मॉडल से हम इसको फिर से उसी को रिवाइव करें। हमको लग रहा है कि उसको रिजेक्ट कर दिया है। और दूसरी तरफ एक जो मॉडल जिसको कहा प्रेम कुमार जी ने कि आपको मैंडेट मिला है, आप छोड़िए नहीं मुद्दों को, तो हमको लग रहा है कि छूटेगा भी नहीं, वो मुद्दा जारी रहेगा और उसको लग करके ये करेंगे। और स्थितियां भी खराब हो रही है। अब जैसे देख लीजिए कि नीट वाला जो मामला है, कोलैप्स ऑफ पूरा एजुकेशन सिस्टम है। 10 साल में जो कुछ आप कर नहीं पाए, कोई मतलब एक परीक्षा भी आप ठीक से नहीं ले सकते, किसी भी तरीके का परीक्षा, चाहे एडमिशन का हो चाहे आप भर्ती का हो, तो वो भी आप नहीं कर पा रहे हैं।
तो आपका मॉडल कुछ है, उसमें कोई दम नहीं है। तो ये बात हमको लग रहा है कि खुद ही खुलती जाएगी। और विपक्ष का जो यूनिटी जो दिखाई है अभी, जिस तरह से महाराष्ट्र वाला जो है, जिस तरह से उन्होंने एक इकट्ठा होकर के कहा है, और बाकी जगह भी लग रहा है, तो हमको लग रहा है कि एनडीए में भी बिखराव आएगा। और जो ये है बीजेपी है, कम से कम मोरली नैरेटिव वाइज जब डाउन सिचुएशन रहेगी वो रहेगा, तो वो लोग भी उसको कार्यकर्ता हो या उनका एमपीज हो, उस फोर्स से, जिस फोर्स से अभी तक अटैक करते थे, वो नहीं कर पाएंगे। जी, वो जो अटैक करते थे वो नहीं हो पाएगा। यानी कि अभी आने वाले समय में हम एक मजबूत विपक्ष ऑलरेडी देख रहे हैं और इसको आगे बढ़ते हुए, काम करते हुए सदन के अंदर भी देखेंगे। और उससे पहले जो गतिविधियां चल रही हैं, चाहे वो स्पीकर के पद को लेकर के हो रही हो या अब 4 राज्यों के चुनाव की तैयारियों को लेकर भी चल रही हैं। और उसके लिए आज बीजेपी ने अपने जो कोर ग्रुप है उसकी बैठक बुला ली है, और खासकर महाराष्ट्र की कोर ग्रुप उसकी बैठक अभी बीजेपी की तरफ से हो रही है। साथ साथ पैरेलली एक बैठक और भी चल रही है, और शाम को अब शायद खत्म हो गई होगी वो बैठक। वो थी स्पीकर को लेकर के कि सदन में कौन होगा स्पीकर, और ये बैठक राजनाथ सिंह कर रहे थे। लेकिन उधर कांग्रेस पार्टी ने भी 24, 25, 26, 27 4 दिन की बैठक बुलाई है। 4 राज्यों के लिए अलग अलग बैठक है, जिसमें महाराष्ट्र है, हरियाणा है, झारखंड है और जम्मू कश्मीर है। इन 4 राज्यों में इस बार चुनाव है, और चारों की तैयारियां कैसे की जाए, इसके लिए कांग्रेस पार्टी अपनी बैठक इन 4 दिनों में 24 से लेकर 27 तक उसके लिए बुलाई है। लेकिन ये बैठकों के दौर के बीच में जो राजनीति चल रही है, उस राजनीति में क्या एक बड़े झटके, क्योंकि राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं फाइनेंशियल टाइम्स को, वो बात बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार वहां इसलिए लेके आ रहा हूं क्योंकि यहां से ये समझना होगा कि क्या बीजेपी के अंदर खाने सब कुछ ठीक है या वहां गड़बड़ है। अगर गड़बड़ है तभी तो कोई संपर्क में है इस खेमे में, ऐसा माना जाए। मुकुंद नवेंदु जी। जी, गड़बड़ तो है और वो दिख भी रहा है। और राहुल गांधी ने बात कही है तो यूं ही नहीं, मतलब सिर्फ वो एक राजनीति करने के ख्याल से नहीं कही है। तो वो कोई बात बोलते हैं तो बड़े दमखम के साथ बोलते हैं, और तभी बोलते हैं जब उन्हें कुछ दिखता है। जैसे उन्होंने चुनाव में कहा था कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं और ये नहीं रहेगी मोदी की सरकार, तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने कहा था। और वो उस हिसाब से रिजल्ट जो है, मैंने पब्लिक जिस तरीके से मोटिवेट हुई थी और जिस तरीके से उसने वोटिंग किया, अब ये अलग बात है कि रिजल्ट जिस तौर पर आया उसमें तमाम घपले, तमाम वो गुंजाइशें दिख रही हैं, जिसमें कि कहा जा सकता है कि पूरे जनादेश को एक तरह से पलटा गया या उसको नियंत्रित किया गया। तो लेकिन वो बात जो उन्होंने कही थी उस बात में दम था, तभी जो है आज इंडिया गठबंधन जो है वो इस स्थिति में भी पहुंचा है कि मोदी लाख एनडीए जुटा करके और बहुमत के आधार पर सरकार बना लिए हैं। लेकिन एक तो उनकी धड़कन जो है इधर हमेशा जो है वो यही इंडिया गठबंधन की ओर देख के धड़कती रहती है। तो ये राहुल गांधी की बात में इस तौर पर मुझे दम लग रहा है कि देखिए, जो पूरा जो इंडिया का गठबंधन है और ये जब बन रहा था, तो इंडिया के गठबंधन बनने में एक बात राहुल गांधी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में की, खासतौर पे जब उनकी सदस्यता वापस हुई, जो सूरत वाले हाई कोर्ट के आदेश के बाद, और फिर जो है तो उस सदस्यता वापसी के बाद उनसे एक सवाल पूछा गया था, मीडिया ने पूछा था, तो उन्होंने तमाम जो दल हैं, विपक्षी दल या फिर जो है जो गैर बीजेपी दल हैं, तो इनके बारे में उन्होंने कहा था कि हम इनको साथ लाएंगे और हम साथ काम करेंगे और हमें कोई दिक्कत नहीं है इनको आने में, बल्कि वे सारे लोग जो कि हिंदुस्तान यानी भारत की एक जो विचारधारा है जो यहाँ मिल्लतो भाईचारे की, उसके हिमायती जो है। तो उस आधार पर जो है, और उन्होंने देखिए कि इंडिया गठबंधन का एक सिलसिला आगे बढ़ा। अलबत्ता ठीक है कि नीतीश कुमार ने इसमें इनिशिएटिव ली थी और वो सब कुछ किया था। तो वो एक रुख रवैया जो है ना, राहुल गांधी इस मामले में बिल्कुल साफ है। और लोकल स्तर पर, राज्यों के स्तर पर, चाहे महाराष्ट्र हो तो चाहे वो यूपी हो, तो अलग अलग राज्यों के स्तर पर कुछ अलग अलग अंक गणित हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी इस बात पर बिल्कुल क्लियर हैं कि उन्हें जो है बीजेपी को पटकनी उन्होंने दी। जो बार बार वो बोलते हैं कि विचारधारा की लड़ाई है, तो इस विचारधारा
विचारधारा की लड़ाई को और कैसे सॉलिड किया जाए, तो जाहिर तौर पर सरकार नहीं बनी इंडिया गठबंधन की, तो इस बात का मलाल नेताओं को तो होगा ही होगा। लेकिन आपको मैं बता दूं राजीव जी कि इसका मलाल सबसे ज्यादा जो पूरा सिविल सोसाइटी है उनसे बातचीत करके जो लगता है, और जो सोशल मीडिया का एटीट्यूड से भी लगता है कि सबसे मलाल उस जनता में है जिस जनता ने इस चुनाव को लड़ा था और उसने ये संकल्प लिया था कि मोदी सरकार को अब तीसरी बार नहीं आना है और राहुल गांधी को बनाना है। तो इस नाते उसका भी तो कहीं ना कहीं एक दबाव भी है राहुल गांधी पर या इंडिया गठबंधन पर भी, और ये होना भी चाहिए। जैसा कि प्रेम जी ने कहा कि सरकार बनाते बनाते और मान लीजिए हम रह गए, इंडिया गठबंधन रह गया, तो उसकी यह जिम्मेदारी बनती है कि जनता की आकांक्षा और उम्मीदों के अनुसार वो उस मकाम तक भी लेकर आए राजनीति को, देश की राजनीति को। तो ये आएगी राजनीति उस तर्ज पर। और देखिए जो कई बातें हो रही हैं अलग अलग राज्यों की, तो हर जगह तो चीजें दिखाई दे रही हैं। 2 राज्य ऐसे हैं जिन राज्यों से ये अगर चीजें डेवलपमेंट कुछ होता है पॉलिटिकल, और वो है बिहार और आंध्र प्रदेश। तो इस पॉलिटिकल डेवलपमेंट में तो एक तो साफ तौर पर खतरा दिखाई दे रहा है एनडीए गठबंधन पर। मैं अगर बिहार की बात करूं तो देखिए सब कोई जानता है, नीतीश कुमार के बारे में बहुत कुछ अलग से बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार एक धुन के बड़े पक्के हैं। वो धुन के पक्के ये हैं कि वो जो तय कर लेते हैं ना, तो फिर वो उसको मनवा कर ही छोड़ते हैं। और उनको दूसरा है कि जब उनको ये लग जाता है कि कोई घात कर रहा है तो फिर वो किसी को नहीं छोड़ते हैं। तो ये 2 बातें नीतीश कुमार की हैं। इन दोनों बातों में फिलहाल नीतीश कुमार फंसे भी हुए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल उनके नेता उनके मंत्री आ रहे हैं बिहार और बयान दे रहे हैं कि नहीं साहब कोई शिकायत नहीं है मंत्रिमंडल से, जो विभाग मिला उससे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन हकीकत ये नहीं है। हकीकत उससे बड़ी है और वो है नीतीश की राजनीति। और नीतीश की राजनीति जब कभी भी मोदी से जाके टकराती है तो आप यकीन जानिए कि वो राष्ट्रीय नजरिए से फिर नीतीश प्ले करते हैं अपनी पॉलिटिक्स को, और तब जा करके वो एक मोदी को संकट में डालती है। तो बिहार की स्थिति ये है कि ये अंदर की बात बिल्कुल साफ है कि नीतीश कुमार विधानसभा के चुनाव चाहते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और सब बातें अपनी जगह पर है कि विभाग और कितने मंत्री दिए नहीं दिए, ये सारी बातें लोकसभा के सवाल पर भी नीतीश कुमार के बारे में ये भी बात है। मैं नीतीश पर इसलिए चर्चा कर रहा हूं कि राहुल गांधी की जी नवेंदु जी, नीतीश कुमार अभी विधानसभा चुनाव क्यों चाहते हैं? विधानसभा इस वक्त भंग करना क्यों चाहते हैं? अगले साल तो होना ही है, दिसंबर में चुनाव है अगले साल 2025 में, साल भर पहले क्यों? हाँ जी बिल्कुल, अभी मतलब एक तरह से 1.5 साल है, तो 1.5 साल पहले वो चाह रहे हैं। तो वो इसलिए चाह रहे हैं कि देखिए उनको पहले भी वो चाह रहे थे, दरअसल लोकसभा चुनाव के पहले भी। और एक जानकारी मैं दे दूं कि जो महागठबंधन से उनकी रार ठनी और जो टूटे महागठबंधन से, तो महागठबंधन की जो लास्ट कैबिनेट हुई थी उस कैबिनेट में बजाबते नीतीश कुमार ने ये प्रस्ताव भी लाया था कैबिनेट में कि विधानसभा को भंग कर दिया जाए और भंग करके एक फ्रेश चुनाव जनादेश लिया जाए। तो ये इसके लिए न तो लालू प्रसाद तैयार थे और कोई आमतौर पे विधायक भी तैयार नहीं थे। जेडीयू के विधायकों का मन भी आधा आधा था। लेकिन नीतीश का गेम क्या है, वो गेम दरअसल आज तक जारी है। तो मैं ये बता रहा था कि उस कैबिनेट की मीटिंग में जो प्रपोजल आया पास नहीं हुआ, लालू प्रसाद बिगड़ गए, तो फिर आखिरकार उन्होंने जो है अंत में वो पाला बदला। और जो पाला बदला था उसमें एक मुद्दा यह भी था जिसको सीधे नरेंद्र मोदी या अमित शाह के स्तर पर डिस्कस हुआ था, और वो मुद्दा ये था कि आप बिहार विधानसभा चुनाव कराएंगे लोकसभा चुनाव के साथ। लोकसभा चुनाव के साथ ही ये बात हुई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि चलिए आप आइए फिर देखेंगे। तो ये देखेंगे वाली बात जो है फिर टलती गई। अब ये देखते देखते फिर लोकसभा चुनाव भी बीत गया। तो लोकसभा चुनाव तक इंतजार करते हैं। नीतीश इंतजार करने में भी बड़े माहिर आदमी हैं। तो उन्होंने देखा और इंतजार खत्म हुआ, और रिजल्ट रूप में जो उनकी 12 सीटें आई, उनका वोट प्रतिशत भी बढ़ा, सीटें घटी लेकिन वोट प्रतिशत बढ़ा। ये नीतीश कुमार के लिए सबसे सुनहरा मौका था
कि वो फिर बीजेपी को अपने वायदे की याद दिलाएं कि साहब क्या हुआ विधानसभा भंग करने का। तो विधानसभा इसलिए भंग करना चाहते हैं कि वो अपनी हैसियत बढ़ाना चाहते हैं। लोकसभा में हैसियत तो बढ़ गई, अब विधानसभा में भी उनकी सदस्य संख्या बढ़े, जिस आधार पर वो राजनीति को अपने तरीके से बार्गेन करें। और बीजेपी जानती है कि नीतीश को और मजबूत नहीं होने देना चाहिए, इसलिए कि बीजेपी का हमेशा ये कोशिश रही कि बिहार की जमीन पर बीजेपी लाख कोशिश करने के बाद वो सत्ता में नहीं आ सकी, यानी कि उसके कमान उसके मुख्यमंत्री नहीं बन सके। तो वो सीधा जानती है कि बिहार की लड़ाई जो है, अगर बीजेपी वर्सेज आरजेडी आगे की पॉलिटिक्स चलेगी, यही होगी, तो नीतीश कुमार को बीच का कांटा हटाया जाए। तो ये बीच का कांटा बीजेपी के लिए। बस एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि आखिर नीतीश कुमार इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं कि दोबारा 1.5 साल पहले चुनाव करवा लें और उनके बल्ले बल्ले सबसे बड़ी पार्टी उनकी पार्टी बन जाएगी? ये कॉन्फिडेंस उनको कहाँ से आया? जी, तो ये कम हो गई, 12 पे आ गए। हाँ बिल्कुल, सीटें कम होगी, लेकिन इस रिजल्ट में मैंने कहा कि उनका वोट शेयर बढ़ गया है। और जो 2 वोट के बारे में जो आपके शो में भी मैंने कहा था चुनाव के पहले तो कि 2 वोट तो एक मिनट, इसलिए 1 मिनट, ये बात पहले से चल रही है आपके अनुसार, और कुछ और भी मीडिया रिपोर्ट्स में देख रहा हूं, उसमें ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ऐसा चाह रहे थे, लेकिन ये चुनाव का रिजल्ट अभी आया है। इससे पहले से ये कॉन्फिडेंस, ये बात कैसे कि बिहार विधानसभा को भंग कर दिया जाए? नीतीश बाबू चाहते हैं कि बिहार विधानसभा भंग करके फ्रेश चुनाव करवाया जाए, और उस फ्रेश चुनाव में नीतीश बाबू जो हैं वो 100 से ज़्यादा सीटें ले आएंगे, ये उम्मीद करके बैठे हुए हैं नीतीश बाबू। कैसे, किस दम पे, किस आधार पर? नीतीश का दम उनका वोट आधार ही है। और वो वोट आधार देखिए, 2 वोट आधार ऐसे हैं जो कि उनको इस तौर पर इस बीजेपी को तो नुकसान पहुंचा गए और जेडीयू को फायदा पहुंचा गए। यानी 12 सीटें लड़ी और 15 सीटें लड़ी थी, 12 सीटों पर जीत गई। तो अब ये फायदा क्या है, वो देखिए उनके वोट आधार में है। महिला वोटर सबसे ज्यादा अगर उन्मुख है कहीं किसी दल की तरफ, तो वो बिहार में वो जो है वो नीतीश कुमार की तरफ है। तो नीतीश कुमार 2 वोट बैंक के क्रिएटर माने जाते हैं। एक जो है महिला वोट बैंक, जिसमें उन्होंने 35% आरक्षण से लेके 50% आरक्षण किया, नशाबंदी की, पोशाक योजना चलाई, वगैरह वगैरह तमाम बातें। तो एक प्रक्रिया में वो वोट, महिलाओं का वोट वर्ग जो है बहुत सॉलिड हो चुका है नीतीश कुमार का। बल्कि मोदी की वो तमाम योजनाओं के बावजूद जो है वो वोट जो है नीतीश की तरफ ज्यादा इस बार ट्रांसफर भी हुआ, बीजेपी में बनिस्बत कम हुआ। दूसरा क्या है कि उन्होंने जो है अति पिछड़ा का जो एक वोट क्रिएट किया, जहां लालू प्रसाद अपनी पॉलिटिक्स पर रुक गए थे पिछड़ा उपहार को लेकर के, पिछड़ों के नाम पर कुछ ओबीसी जातियों का कल्याण हुआ, तो वहां से नीतीश ने ये पॉलिटिक्स शुरू की। और जो हाशिए पर पड़ी पिछड़ी जातियां थी, तो अत्यंत पिछड़ों में एक जागरण कर दिया उन्होंने। ये वोट बैंक भी बहुत बड़ा वोट बैंक है और एग्रेसिव है। नीतीश कुमार को इस पर भी भरोसा है, और इस चुनाव के रिजल्ट में वो दोनों वोट बैंक नीतीश के साथ बिल्कुल एकजुट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में जो राष्ट्रीय स्तर पर एक संकट आया है कि ये सरकार रहेगी कि नहीं रहेगी, मोदी की सरकार रहेगी कि नहीं रहेगी, और दूसरा है कि तब बिहार में जो है इस सरकार को और ज्यादा स्थिर किया जाए। और वो एक उनके दिमाग में है कि मोदी का क्या भरोसा, जो एटीट्यूड, जैसा कि अभी बता रहे थे अनिल जी कि साहब इस सरकार का एटीट्यूड नहीं बदला है, तो वो वही करेगी जो उसको करना है। वो लोकसभा पर भी अपना ही स्पीकर ला देगी, वो सब कुछ करेगी, वो मंत्रिमंडल भी नहीं देगी, गृह मंत्रालय नहीं देगी। तो नीतीश कुमार हमेशा आगे की राजनीति को लेकर चलते हैं और दोनों हाथ में लड्डू वाली राजनीति उनकी होती है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पर वेट एंड वॉच है। नीतीश कुमार का अगर प्रपोजल आरजेडी मान लेती है तो आप समझ लीजिए कि बहुत जल्दी कुछ हो सकता है। नहीं मानेगी तो मैं ये कहूंगा कि बिल्कुल विधानसभा चुनाव तक नीतीश इंतजार करेंगे। अभी चाहे कुछ भी कहा जाए कि वो आ जाएंगे, वो ये इन मुद्दों पर उनके अंदर नाराजगी है, लेकिन नीतीश कुमार इन वक्त पर
और जब तय करते हैं, देखिए नीतीश की बातों का भी कोई भरोसा नहीं होता है। वो जी, जितना चलते हैं, इस बोलते पे हैं बात कि नहीं करेंगे। नवेंदु जी, जी। अब थोड़ा सा जी। आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, समझ गया, लेकिन अभी भी मैं कन्विंस नहीं हो पा रहा हूं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं आप जो कह रहे हैं। आगे इसको और समझूंगा बाद में, इस शो के बाद हो सकता है फोन करूं और मुझे और समझाइएगा आप, क्योंकि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि नीतीश बाबू अभी विधानसभा भंग करके क्या पालेंगे। चलिए खैर, लेकिन जरा आना चाहता हूं जल्दी से, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। ये कार्यक्रम सिर्फ नीतीश पे नहीं, बल्कि कार्यक्रम हम यहाँ दिल्ली पे कर रहे हैं, तो इसलिए दिल्ली की गद्दी पे क्या कुछ होने जा रहा है ये समझना बहुत ज़रूरी है। जरा अमलेंदु जी आपसे समझूं। अमलेंदु जी, क्या आपको लगता है आखिर क्यों बार बार राजनाथ सिंह के दरवाजे खटखटाए जा रहे हैं? क्यों बार बार राजनाथ सिंह के घर पर स्पीकर को लेकर मीटिंग हो रही है? यहां तो सब कुछ मोदी जी करते हैं, तो राजनाथ सिंह क्या कर लेंगे स्पीकर के नाम पे? मोदी जी ही ऐलान करेंगे। अभी खबर आ रही थी मोदी जी के बारे में, अभी हमारे साथी प्रेम कुमार जी कह रहे थे कि अग्निवीर को लेकर के, शायद प्रेम कुमार जी ही कह रहे थे, या कि अग्निवीर को लेकर के उसमें भी कुछ चेंज करने की बात है। हालांकि मैं आप लोगों को बताऊं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, ये सरकार से खबर ये है ही नहीं, कहीं से नहीं, ये मीडिया की खबर है। इसको बताया जा रहा है बढ़ा चढ़ा के, मीडिया के बीच हम और आप मिलकर के इस पर चर्चा कर रहे हैं कि 4 साल का 6 साल हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जरा आपसे समझूं अमलेंदु उपाध्याय जी कि आखिर क्यों राजनाथ सिंह के घर पे बैठक का क्या मतलब है? राजीव जी, जब लोकसभा चुनाव हो रहा था तो कांग्रेस ने नारा दिया था हाथ बदलेगा हालात। तो लोकसभा चुनाव के बाद हालात बदल गए हैं और चाणक्य की कुर्सी खाली हो गई है। जो फर्जी चाणक्य थे ईडी सीबीआई के दम पे, अब वो चीजें खत्म हो गई है, क्योंकि विपक्ष इतना तगड़ा आ गया है। अब यहाँ चाहिए एक समन्वयवादी व्यक्ति जो सबसे समन्वय बना करके चल सके। और राजनाथ सिंह, राजीव जी बहुत होशियार खिलाड़ी हैं। अडवाणी जी को किनारे राजनाथ सिंह ने ही लगाया था, हो सकता है मोदी जी को किनारे भी जो है राजनाथ सिंह ही लगा दे, ऐसा भी हो सकता है। फिलहाल जो राजनाथ सिंह आगे बढ़ाए जा रहे हैं वो इसलिए बढ़ाए जा रहे हैं कि अमित शाह से चीजें अब नहीं संभल सकती। अमित शाह धमकी देंगे ईडी की, अमित शाह धमकी देंगे सीबीआई की, अमित शाह बताएंगे कि न्याय संहिता 1 जुलाई से लागू हो रही है, 90 दिन के लिए पुलिस की कस्टडी में भिजवा दूंगा। और इसके दम पे ना किसी सहयोगी से बात हो सकती है और ना किसी विपक्ष के से बात हो सकती है। तो अब ये जिम्मेदारी राजनाथ सिंह की है कि भाई इस सरकार को किसी तरीके से चलाओ, धीरे धीरे लोगों में समन्वय बनाओ और कुछ की बातें सुनो। मोदी जी की छवि पे थोड़ा जो डेंट पेंट है वो थोड़ा उसके लिए इंतजाम करो कि वो ठीक ठाक रहे। 56 इंच की छाती बताई जाती है, भले अंदर से वो खोखला हो एकदम से 24 इंच हो वाली, लेकिन वो निश्चित तौर पर जो है, इसीलिए अब राजनाथ सिंह को आगे बढ़ाया जा रहा है कि भाई अब मोदी जी के बस का भी कुछ नहीं है और अमित शाह के बस का भी कुछ नहीं है। अगर ये दोनों आप कुछ करेंगे तो सरकार 1 घंटे भी नहीं चल पाएगी। तो इसलिए राजनाथ सिंह जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ाए जा रहे हैं। और राजीव जी, हो सकता है कि अगर इस तरह की चीजें चलती रही तो राजनाथ सिंह बहुत जल्दी टेक ओवर भी ले ले, ये भी हो सकता है। तो जैसा मैं पहले भी कहता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति जो है वो अंदरूनी राजनीति मोदी जी के लिए ज्यादा खतरनाक है बनस्बत इसके कि कोई इंडिया गठबंधन आकर के उनको तोड़ देगा और किसी सहयोगी को ले जाएगा। मोदी जी को सबसे बड़े खतरे जो हैं वो भाजपा के अंदर से उठ रहे हैं और उन खतरों से मोदी जी किस तरीके से निपटते हैं ये देखना होगा। राजनाथ सिंह के आगे बढ़ के आने का राजीव जी साफ साफ मतलब ये है कि चीजें मोदी जी के हाथ से निकल रही हैं। संसदीय दल की बैठक में मोदी जी को नेता इसीलिए नहीं चुना गया क्योंकि अगर संसदीय दल की बैठक होती तो मोदी जी संसदीय दल के नेता नहीं चुने जाते। आज भले ही आरएसएस के चीफ जो कुछ भी कह रहे हो, मान लीजिए राजीव जी अगर ये 400 सीटें आ गई होती तो क्या आरएसएस चीफ जो कह रहे थे, जो नसीहत दे रहे थे और अहंकार की बातें कर रहे थे, क्या तब भी वो इसी तरीके की नसीहत देते? अहंकार नहीं आना चाहिए 400 सीटें अगर आ गई होती तो कुल मिलाकर के जो चीजें बढ़ रही है वो निश्चित तौर पे अंदर बीजेपी के कुछ गड़बड़ चल रहा है और बीजेपी के अंदर जो चीजें गड़बड़ चल रही है उसको मैनेज करने के लिए या कहिए कि मोदी जी को जो है साइडलाइन करने के लिए या मोदी जी को उनका ठीक ठाक जो मार्गदर्शक मंडल में जहां वो पहले से हैं उसकी वेबसाइट पे, तो अब उनको ठीक ठाक आराम दिया जाए तो इसके लिए भी तैयारियां चल रही है। या ये हो सकता है कि भाई अमित शाह से चीजें नहीं संभलेंगी और अमित शाह को अगर आगे बढ़ाया जाएगा तो बताया जाता है अजीत डोभाल जी 86-82 साल के हो गए हैं, उनसे भी चीजें नहीं संभलेंगी तो राजनाथ सिंह जी आप आकर के संभालिए। आप देखिए राजीव जी, हमारे विश्व गुरु का मसला जो है, हमारा एक अफसर जो है उसको किस तरीके से अमेरिका में जो है वो पकड़ करके ले जाया जा रहा है और यहाँ तारीफ यहाँ पीछी जा रही है कि हमारे विश्व गुरु है, विश्व गुरु है। तो अब आप समझ लीजिए कि चीजें कितनी ज्यादा जो है देश से लेकर के विदेश तक बिगड़ रही हैं
तो सारी चीजें किस तरीके से मैनेज हो, राजनाथ सिंह को इसीलिए आगे लाया जा रहा है। राजीव जी, बाजी मोदी जी के हाथ से निकल चुकी है, ये 100% तय है। राजनाथ सिंह चाहेंगे तो बचा लेंगे मोदी जी को भी, और चाहेंगे तो डुबो देंगे मोदी जी को भी और बीजेपी को। राजनाथ सिंह का कद बहुत बड़ा बता रहे हैं, मोदी से ऊपर, बर्दाश्त जी, करेंगे फिलहाल नरेंद्र तो मोदी? तो ये बड़ा जी, सवाल फिलहाल तो है ही राजीव जी। और मैंने जैसे कहा कि आडवाणी जी को भी किनारे किसी नरेंद्र मोदी ने नहीं लगाया था, राजनाथ सिंह ने ही लगाया था। और एक मैं व्यक्तिगत बात बताऊं राजीव जी, जो मुझको मालूम है, उन्होंने किसी से कहा था, भले पत्रकार से, और मोदी जी का तब उस तरीके से राष्ट्रीय राजनीति में कोई संभावना भी नहीं थी, और लौह पुरुष जिस समय थे आडवाणी जी, उन्होंने कहा था कि मैं इनको ठीक कर दूंगा, किनारे लगा दूंगा। चलिए, और करके दिखाया उन्होंने। प्रशांत टंडन जी, प्रशांत जी, जरा अब समझाइए जरा स्पीकर वाला मामला। अभी आप कह रहे थे उस समय, स्पीकर पे आते हैं, आपके जरिए जरा समझूं, क्योंकि ये मामला इतना आसान नहीं है, और ये यहीं से शायद जो इंडिया गठबंधन जो बात कहता आ रहा है उसकी शुरुआत शायद हम देखेंगे, और यहीं से राहुल गांधी जो दावे कर रहे हैं उसकी शुरुआत भी हम शायद देखेंगे। और इसमें नीतीश कुमार और ये दोनों टीडीपी और जेडीयू दोनों का अहम रोल ज़रूर है, लेकिन उसके साथ साथ कई सारे नेता अगर आज की तारीख में इंडिया गठबंधन की तरफ देख रहे हैं, एनडीए के नेता, तो उसके भी तो कुछ मायने हैं। तो इसलिए ज़रा स्पीकर को बहुत गंभीरता से इसकी चर्चा होनी चाहिए। प्रशांत जी, देखिए राजीव जी, पहली बात कि लोकसभा में अब बीजेपी की मेजॉरिटी नहीं है, तो हर बिल को पास कराने के लिए इनको नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू से डील करना पड़ेगा, और ये हर बिल पर अपनी कीमत मांगेंगे। ये कोई 5 साल का ब्लैंक चेक उन्होंने नहीं साइन कर दिया है जी। तो एक तो ये बात है, और चंद्रबाबू नायडू इस काम में बहुत माहिर हैं। उनको मैं देखता था जब वो यूनाइटेड फ्रंट की सरकार थी, वो हैदराबाद से आते थे, तो वो हर बिल में एक कीमत वो चाहते हैं। कीमत उनकी क्या है? देखिए, उन्होंने बड़े बड़े वादे कर दिए। उन्होंने फ्री बस सिलेंडर के वादे कर दिए, 60,000 करोड़ का जिसका बजट है। उनको नई कैपिटल बनानी जिसके लिए उनके पास पैसे की जरूरत होगी। स्पेशल स्टेटस केंद्र सरकार उनको नहीं देने जा रही है। इतना बड़ा उनके पास एक बजट में कुशन नहीं है कि जो स्पेशल स्टेटस दे पाए। तो बहुत सारी चीजें चंद्रबाबू नायडू को ये नहीं दे पाएंगे। स्पीकर की पोस्ट पे पहली बार राजीव जी की जो आपने सवाल उठाया कि सारी बैठकें, 2 बैठकें हुई हैं, वो राजनाथ सिंह के घर क्यों हो रही है? ये एपिसेंटर शिफ्ट कैसे हो गया अमित शाह से राजनाथ सिंह के यहाँ? देखिए, बाहर से देखने में लग रहा है कि मोदी बड़े स्ट्रांग हैं, उन्होंने मैसेज दिया है कि वो कोई सरकार मंत्री नहीं बदलेंगे, ना विभाग बदलेंगे, लेकिन अंदर से स्थिति ऐसी नहीं है। और अमित शाह की मौजूदगी को लेकर बहुत दिक्कतें हैं। बीजेपी के अंदर दिक्कत है, ब्यूरोक्रेसी में दिक्कत है, दिक्कत आरएसएस में है, अमित शाह की मौजूदगी में दिक्कत है। और अमित शाह की मौजूदगी बहुत से मामलों में कंसेंसस नहीं बना पाएगी। कोई अमित शाह से किसी की व्यक्तिगत रंजिश नहीं है जी। वो मामला केवल गुजराती लॉबी का है। अमित शाह जब सामने आते हैं तो गुजराती लॉबी को रिप्रेजेंट करते हैं, जो जिसमें 2 ही लोग हैं, तो इसलिए वो उनको तीसरा व्यक्ति चाहिए होता है। अब उसमें ओम बिरला की मौजूदगी तो एरोगेंस है, सीधा सीधा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि कोई ऐसा पैनल है क्या जिसमें ओम बिरला को रहना, क्योंकि ओम बिरला तो रह चुके हैं स्पीकर। और इस बात के लिए उनका काफी नाम हुआ कि जो पहली बार संसद में देखा गया है कि माइक बंद होने लगे जी। यानी संसद के अंदर अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, माइक बंद होने लगे। तो ये इजाद ओम बिरला जी की है, और ये दुनिया के किसी पार्लियामेंट में नहीं होता है कि किसी का माइक बंद कर दिया जाए।
ये पता नहीं ये कहाँ से लेकर आए, लेकिन जो भी है लेकर आए। और वो माइक क्यों बंद होता है, किसके कहने पे बंद होता है, ये कभी कोई निकलेगा वहाँ सेक्रेटरिएट का और वो बताएगा, कभी वो खोलेगा, सारी बातें राज खोलेगा। तो स्पीकर के पोजीशन पे राजीव जी स्थिति अभी भी डावाडोल है जी। ये बात चंद्रबाबू नायडू को डिप्टी स्पीकर देने की बात कर रहे, चंद्रबाबू नायडू इसके लिए अभी तक राजी नहीं है। और इसमें अब राजनीति होगी। इंडिया गठबंधन की रणनीति इसमें बहुत साफ है, वो कंटेस्ट करवाएंगे। अगर टीडीपी का स्पीकर नहीं हुआ तो इंडिया गठबंधन उसमें कंटेस्ट में आएगा और डिप्टी स्पीकर भी मांगेगा। तो पहला हर्डल सरकार को यही फेस होने जा रहा है पार्लियामेंट के अंदर, और कोई ताजुब नहीं कि कोई एम्बैरेसमेंट भी हो जाए। दूसरा कि एक कोई 8-9 दिन अब सरकार के बने हो गए। अब आप देखिए कि इतने एक सप्ताह के अंदर रेल हादसा हो गया। रेल हादसे में सरकार की बुरी तरह बदनामी हुई है कि अभी 1 साल पहले उड़ीसा में हुआ था बालासोर, और तब ये बात आई थी कि कवच है, और वो रेल मंत्री दिखाई दिए थे प्रेजेंटेशन देते हुए कि कवच कैसे काम करता है। फिर ये हो गया, फिर वो सेल्फी बनाते हुए दिखाई दिए वहां पे। सेल्फी बनाने जिस का दिन ओथ सेरेमनी थी प्रशांत जी, जिस दिन ओथ सेरेमनी थी उसी दिन वहां जम्मू में एक बस के ऊपर आतंकी हमला हुआ था जी, उसी दिन की बात है। तो उसी दिन हुआ था। तो आप देखिए कि ये वहां पे रेलवे के जब एक्सीडेंट होता है तो रेल मंत्री जो है वो सेल्फी बनाते नजर आते हैं। सेल्फी बनाना यहाँ पे इस सरकार में सिर्फ एक व्यक्ति को अलाउड है, सबको नहीं इजाजत है, लेकिन उसकी आलोचना हो रही है बहुत जी। तो ये सरकार अभी भी ये मान के चल रही कि 400 पार हो गए हैं। ऐसा नहीं हुआ है, लोगों ने आपके खिलाफ मत दिया है। और रेलवे के प्रति तो बहुत वो है, क्योंकि रेलवे आम जनता से जुड़ी हुई है। किराए बेतहाशा बढ़ गए, सुविधाएं हैं नहीं, गाड़ियां लेट चल रही। अभी आप गूगल कर लीजिए और आप देखिए ट्रेन रनिंग जो एप्लीकेशन है, आप देखिए कितनी गाड़ियां आपको लेट चलती दिखाई देंगी। तो सरकार की क्रेडिबिलिटी पर पहले सप्ताह ही बड़े बड़े सवाल खड़े हो गए। नीट का आप देखिए कि 24 लाख बच्चों का सवाल है जो कि डॉक्टर बनेंगे, उसमें से 67 लोग टॉप कर जाते हैं। और वो उनके अड्डे कहाँ हैं, कहाँ से पेपर लीक हो रहे हैं? गोधरा, बिहार, हरियाणा। ये बीजेपी रूल्ड स्टेट में क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है कि किसी बीजेपी नेता का स्कूल है, वहां सेंटर लग रहा है और उस सेंटर में 6 लोगों को 100% मार्क्स आ जाते हैं? ये कैसे संभव है? कभी ऐसा सुना किसी एग्जाम में 67 लोगों के वो हो जाए, उसके बाद ग्रेस मार्क दे दिया 44 लोगों को, 50 लोगों को, अब उनका री एग्जामिनेशन होगा? तो ये पूरा सत्र ही रद्द होना चाहिए। तो नीट का एग्जाम हो, रेलवे का एक्सीडेंट हो, जम्मू ब्लास्ट हो, सेबी का स्कैंडल हो, पहले ही सप्ताह सरकार के ऊपर इतने बड़े बड़े स्कैंडल्स अगर आएंगे, और पिछला बैकलॉग तो है ही जी, जिसमें कि सबसे बड़ा स्कैंडल जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड का है। तो सरकार की क्रेडिबिलिटी को लेकर बहुत गंभीर सवाल है। और ये पार्लियामेंट में इस बार का पार्लियामेंट सेशन मोदी जी के लिए आसान नहीं होगा, और ये मोदी जी शायद अब इस बार ना कर पाए कि संसद भवन तो जाते हैं लेकिन हाउस के चेंबर में नहीं जाते। वो अपने कमरे में बैठ के टीवी देखते हैं, टीवी में संसद की कार्रवाई देखते हैं, जी। वो हाउस के चेंबर में नहीं जाते। पहला आपने कितने सेशन अटेंड किए, हमारे साथी यहाँ बैठे हुए, इन लोगों ने पार्लियामेंट देखी होगी, हम लोग पार्लियामेंट कवर करते थे, बीट थी हमारी। प्रधानमंत्री के राज्यसभा और लोकसभा में दिन निश्चित थे, बुधवार और बृहस्पतिवार।
उस दिन मैंने नहीं देखा, मैं 5-6 प्रधानमंत्रियों को देखा है लोकसभा में या संसद में, कोई भी प्रधानमंत्री इन 2 दिन एब्सेंट नहीं होता है। वो संसद सदन में होता है, जवाब देता है। बहुत कम ऐसे जवाब होते हैं जो कि पीएमओ का एमओएस देता है। आमतौर पर प्रधानमंत्री जवाब देता रहा। पुरानी रिकॉर्डिंग पड़ी है, उठा के देख लें, चाहे वाजपेयी हो, मनमोहन सिंह हो, देवगौड़ा हो, गुजराल हो, चंद्रशेखर हो, राजीव गांधी हो, सबने प्रधानमंत्री के क्वेश्चन आवर के दिन प्रधानमंत्री संसद में मौजूद होता है। नरेंद्र मोदी 10 साल में एक भी दिन नहीं थे, एक भी दिन। पीएमओ के क्वेश्चन डे के दिन वो एक भी दिन सदन में नहीं थे। ये बड़ी शर्मनाक बात है। इस बार लगता है कि उनको रहना पड़ेगा। जी राजीव जी बिल्कुल, बहुत कुछ होना बाकी है और संसद से लेकर सड़क तक विपक्ष की जो तैयारियां हैं वो साफ दिखाई दे रही हैं और बहुत सारे मामले आ गए। जैसे ही चुनाव का रिजल्ट सामने आया उसके बाद से, चाहे वो आतंकी हमला हो, बस पे कई लोगों की जान गई, चाहे रेलवे का मामला हो, रेल एक्सीडेंट का मामला, और साथ साथ नीट का मामला और अग्निवीर और ऐसे तमाम मामले जो पिछले दिनों से चले आ रहे हैं। तो इन सारे मामलों के बीच क्या विपक्ष जो है वो घेरने की तैयारी तो कर रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष कहाँ है, कहाँ खड़ा है, क्या कर रहा है? आखिर अमित शाह क्या किनारे लगा दिए गए हैं और राजनाथ सिंह को स्पीकर के मामले पे यहाँ तैयार किया गया है कि स्पीकर के मामले को ये सुलझाएं, या अमित शाह को यहाँ किनारे नहीं लगाया गया है बल्कि उनको सेफ जोन दिया गया है कि आप थोड़ा इस मसले में अमित शाह न फंसें और राजनाथ सिंह को फंसाया जाए। लेकिन दूसरी तरफ अमरिंदर जी कुछ और बात कह रहे हैं। प्रेम कुमार जी, क्या कुछ आप देखते हैं? शुक्रिया एक बार फिर राजीव जी। देखिए, व्याख्या तो प्रशांत टंडन जी ने कर ही दी है। सुप्रीम स्पीकर को लेकर के आसान नहीं हो रहा है कि सीधे अनाउंस कर दिया जाए, क्योंकि अपने साथियों को साधना पड़ रहा है। दूसरी तरफ डिप्टी स्पीकर के लिए भी इंडिया गठबंधन पूरा जोर लगाए हुए कांग्रेस को चाहिए डिप्टी स्पीकर विपक्ष को दिया जाए, और इसमें एक रणनीति बहुत महत्वपूर्ण होगी जिसकी की उम्मीद है, वो है कि स्पीकर का चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया जाए। अगर स्पीकर के मुद्दे पर अपोजिशन एक उम्मीदवार दे दे और चुनाव में चला जाए तो ये एक तरह से इस सरकार की टेस्टिंग भी हो जाएगी। और वो सारी बातें जो कही जा रही है ना कि हम बहुत सारे लोग हमारे संपर्क में हैं और बहुत लोग अपने मन से भी वोट कर सकते हैं और एक दबाव भी होगा इस सरकार पर। तो हमें पहले भी हुआ है, ऐसा नहीं कि स्पीकर हमेशा निर्विरोध ही चुने जाएं, लेकिन आज वक्त का तकाजा है कि स्पीकर या तो आप बोलिए कि डिप्टी स्पीकर सीधे प्रतिपक्ष को दीजिए, नहीं तो स्पीकर का भी चुनाव लड़ना पड़ेगा। यह स्ट्रेटजी इंडिया गठबंधन को अपनानी चाहिए और इसके बाद उनकी एकता की भी एक परख होगी। फिर एनडीए या तो फिर मजबूत होके आए, सारे चीजों को भुला करके एक स्पीकर की लड़ाई लड़े। एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन का एक बड़ा टेस्टिंग एक तरह से ये स्टेज होगा अगर ये स्टैंड लेता है। होता है कि नहीं होता नहीं पता, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो मुझे लगता है कि बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट होगा, ये होना चाहिए। इसके अलावा जब सरकार कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर आएगी तो वहां पर भी अब तो इंडिया गठबंधन तैयार बैठा है इस चीज को करने के लिए। राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा में कभी बीजेपी का बहुमत हुआ नहीं, लेकिन राज्यसभा में फिर भी जब चाहे बीजेपी ने उसको मैनेज किया महत्वपूर्ण मुद्दों पर। लेकिन अब राज्यसभा को मैनेज करना भी ज्यादा मुश्किल हो गया है पहले के मुकाबले, चूंकि राजनीति का एक अलग करवट ले चुकी है। तो इस हिसाब से हम देखें तो विपक्ष के मनोबल मजबूत हैं स्पीकर के चुनाव में, डिप्टी स्पीकर के चुनाव में। दोनों चुनाव को एक दूसरे से जोड़ करके देखें तब, छोड़ करके देखेंगे तब नहीं। और छोड़ करके देखना नहीं चाहिए, आज की राजनीति जो कहती है उसके मुताबिक। स्पीकर के मामले में तो मुझे इतना ही कहना है। लेकिन दूसरे विषय पर हम आए तो हमें लगता है कि राहुल गांधी ने जो फाइनेंशियल
एक्सप्रेस में टाइम्स में जो ये किया है, इंटरव्यू दिया है, वो इंटरव्यू उनके कॉन्फिडेंस को बताता है। वो इंटरव्यू एक तरह से नेता प्रतिपक्ष का इंटरव्यू है। मैं इसे इस रूप में देखता हूँ कि वो ऐसा इंटरव्यू नहीं है, वो नेता प्रतिपक्ष की छवि जो है वो दिखा रहे हैं। और हमें लगता है कि मुद्दों को बनाना और संसद में ले जाना यह भी एक आवश्यकता है। और संसद में जाने से पहले अगर मुद्दे बना रहे हैं राहुल गांधी, तो ये उनका पुराना अनुभव है जो उनको ये करने के लिए इस स्थिति में, कोई नया व्यक्ति होता राजनीति में तो ऐसा नहीं करता। तो हमें लगता है कि अनुभव से वो मुद्दे बना रहे हैं, साथ साथ सरकार को धमका रहे हैं और अपनी महत्ता का ये भी कह रहे हैं, इजहार भी कर रहे हैं कि हम आपको इतनी जल्दी छोड़ने वाले नहीं। खास करके जब कहते हैं कि एनडीए के बहुत सारे हमारे संपर्क में हैं, मुद्दों को भी उठाते हैं। तो मुझे ये लगता है कि राहुल गांधी ने एक सही तरीके से आज की परिस्थिति पर वो रखी है बात, और उनको निश्चित रूप से इस बार उनके साथ अखिलेश यादव भी होंगे, दूसरे सहयोगी दल की संख्या भी होगी। एक अच्छा बैटरी ऑफ लीडरशिप रहेगा इंडिया गठबंधन का, कि केवल कांग्रेस लीडर नहीं, ये अपोजिशन। तो इसलिए लीडर ऑफ अपोजिशन जो है, प्रतिनेता प्रतिपक्ष, ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। केवल कांग्रेस के ही लिहाज से नहीं, इंडिया के लिहाज से नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। तो इसलिए राहुल गांधी का नाम जो है, मुझे लगता बहुत सोच समझ करके कांग्रेस पार्टी ने पारित किया अपनी कार्य समिति में, और ये पद बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। आम दिनों से पिछले लोकसभाओं के मुकाबले इस लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद इंडिया गठबंधन के स्वरूप के कारण ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, इंडिया गठबंधन की बात भी हो रही है, बात एनडीए गठबंधन की भी हो रही है, और इन सब के बीच स्पीकर का पद और इन सब के बीच में जो खिचड़ी पक रही है, जो राजनीति चल रही है, उसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ से क्या इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी का जो इंटरव्यू आज है अखबार में, वो इंटरव्यू कितना मायने रखता है, और अगर स्पीकर का पद और उसके लिए अगर कैंडिडेट उतारा जाता है तब क्या कुछ होगा, ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन इन सब के बीच नीतीश कुमार और टीडीपी का क्या रोल होगा, और यहाँ तक आए, लेकिन उससे पहले अगर महाराष्ट्र चलें जरा, अनिल सिन्हा जी, महाराष्ट्र अगर चलते हैं तो महाराष्ट्र में क्या लगता है आपको? बहुत खबरें बहुत तेजी से बन रही हैं, चाहे वो शरद पवार के साथ फिर से आने की बात अजीत पवार की हो, चाहे शिंदे गुट की बात हो, और महाराष्ट्र से भी खबरों की बात आने वाले समय में हो सकता है कि ज़्यादा हम सुने कि यहाँ भी कुछ डमाडोल, क्योंकि वहाँ चुनाव होना है 6 महीने में। महाराष्ट्र की स्थिति आप बदलते हुए, महाराष्ट्र में राजनीतिक सिचुएशन को आप बदलते हुए देखते हैं क्या? जो है, एक तो जिस तरह की विजय इनको मिली है इंडिया गठबंधन को, उसके बाद से वो नैरेटिव भी उनकी जीत गई। और जो कुछ सीटें जैसे कि बॉम्बे वाली सीट के लिए चल रहा है, या बाकी कई जो कुछ सीटें तो आसानी से वो जीत सकते थे, वो बहुत कम का 48 ये से वोट से यहाँ जीता है। और इसके अलावा ये भी है कि जो 6 सीटों पर करीब करीब वंचित बहुजन अघाड़ी ने जो है इनको हराया इंडिया गठबंधन को। इसका मतलब आप अगर उसको सबको ठीक से अगर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या क्लीन स्वीप, जिसको स्वीप बोलते हैं सच में, वो उनको मतलब एकदम खत्म हो जाना था। जो ये था गठबंधन महायुति जिसको बोलते हैं एनडीए की, तो वो है। तो डिमोरलाइजेशन उनका डिमोरलाइजेशन, इसमें देखिए उनका ज़्यादा डिमोरलाइजेशन जो है बीजेपी के अंदर है, क्योंकि बीजेपी इस डिफीट को लोग ये ले रहे हैं कि ये डिफीट बीजेपी की डिफीट है। और इधर और 2-3 चीजें हो गई हैं कि जैसे उद्धव ठाकरे हैं, एक महागठबंधन जिसको आप है इंडिया गठबंधन, उसके एक नेता के रूप में पक्का मतलब ठीक से जो नेतृत्व करने की भूमिका में आ गए हैं, और कंपैरेटिवली यंग है और फ्रेशनेस के साथ वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लोगों का भरोसा भी जीत रहे हैं। और इन लोगों ने बीच में ये मीडिया ने चालू किया था ये करना कि इनके बीच में मतभेद है, ये है, तो उन्होंने उसको बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया कि ये हम लोग कैसे यूनाइटेड हैं
और चुनाव कैसे लड़ रहे हैं। तो ये जो है इसका मुकाबला करने के लिए महायुति में कोई, जिसको आप कहते हैं आपस में भी, जैसे अजीत पवार है तो अजीत पवार अभी हमको लग नहीं रहा है कि निकल के आएंगे बाहर, क्योंकि अजीत पवार जब तक ये सेंटर में गवर्नमेंट है, शिंदे और अजीत पवार बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि ईडी का मामला सिर्फ प्रफुल्ल पटेल का हुआ है क्लियर, बाकी लोग अभी भी उसके दबाव में ही है। लेकिन उनके जो लोग हैं उनका भयंकर दबाव है कि ये करें, मतलब चेंज होना चाहिए सिचुएशन, नहीं तो हम लोग विधानसभा में हार जाएंगे। तो एमएलए उनके साथ नहीं है, उन लोगों को दिख रहा है कि सामने क्या है। एक चीज खाली मैं, ये जो अभी स्पीकर की चर्चा चली उस पर मैं कहूँगा क्या कि अभी तक मतलब चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार के मतलब का जो अपीयरेंस है उसमें हमको कोई ऐसा बदलाव नहीं दिख रहा है कि उनको कोई मेजर प्रॉब्लम आएगा वो स्पीकर के इलेक्शन में। ये लोग सरेंडर कर चुके हैं और मोस्ट अनरिलायबल ये लीडर्स हैं दोनों, इसीलिए इन लोगों पर कोई मतलब इंडिया गठबंधन को कोई भरोसा करना चाहिए इनको, मुझको नहीं लगता। ये होगा बोलू कुछ अलग से जैसे स्थितियां पैदा होंगी, जैसे ममता बनर्जी के से मिल रहे हैं बीजेपी के लोग, और ये सब कुछ जो अंडर करंट कहिए या जो सब स्ट्रेटम जी नीचे में जो चल रहा है उसका हम लोगों को ठीक से अंदाजा भी नहीं होगा, उससे कुछ होगा तो होगा। ये दोनों लीडर्स जो हैं, इन दोनों लीडर्स को कंडेम करना चाहिए पब्लिकली, क्योंकि ये दोनों जो है ऐसे क्रूशियल समय में जब एकदम डिफीटेड बीजेपी ये क्या कहते हैं हारा हुआ प्रधानमंत्री जिसका सारा उनका निकल गया था इमेज, उसको उन्होंने मतलब कट आउट को जिस तरह से दो स्टैंड लगता है वो दो स्टैंड की तरह से उसके मतलब उनको टिके रहने की मदद की है। ये मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ा जो है बिट्रेयल है पब्लिक ये का, तो ये बात नोट कराना चाहिए। ये दोनों लीडर से उम्मीद मैं तो कम से कम नहीं करता, ये दोनों सरेंडर पूरा कर चुके हैं और ये लोग उनके साथ जाएंगे। दूसरा किसी कॉर्नर से अगर कुछ आता है तो उसके बारे में हमको पता नहीं है, तो इसलिए अभी मैं स्टेटस को ही देख रहा हूँ जो एनडीए का है। लेकिन इतना डिफीटेड और डिमोरलाइज्ड है कि वो अगर ये स्पीकर अपना बना भी लेगा तो भी कोई उसका फायदा ले पाएगा, मुझको उस पर संदेह है। दो बातें आप कह रहे हैं, एक तो ये अगर स्पीकर बना भी लेता है एनडीए गठबंधन, मतलब नरेंद्र मोदी की सरकार अगर बना लेती है अपना स्पीकर, तब भी वो वहाँ पर दबे हुए नजर आएंगे। अब इस बार वो नहीं होगा कि स्विच यहाँ है नीचे है और दबा दो और माइक बंद कर दो, ये स्थिति इस बार नहीं होने वाली है। दूसरी बात आप जो कह रहे हैं वो ये कि नीतीश बाबू हों चाहे चंद्रबाबू हों, ये दोनों बाबू जो हैं ये सरेंडर कर चुके हैं और ये इधर उधर अभी जाने वाले नहीं हैं। नविंदु जी, आपको भी यही लगता है कि ये दोनों जो हैं आप आज की तारीख में इधर उधर नहीं जाने वाले हैं? आपको भी लगता है स्पीकर के मामले में? बिल्कुल लगता है ये नहीं जाने वाले हैं। और एक तो मैंने आप चंद्रबाबू नायडू की जो पूरी पोजीशनिंग है तो वो समझ में आ रही है, और जिस तरीके से शपथ ग्रहण जब हुआ उनका और उस समय भी जो तमाशा देखा हम लोगों ने, तो उस आधार पर भी ये बात है। और दूसरी बात ये है कि आगे का कुछ गेम प्लान है, मुझे लग रहा है दोनों का, आंध्र के भी मुख्यमंत्री का और बिहार के भी मुख्यमंत्री का, तो उस आधार पर आगे के गेम प्लान के अनुसार वो लोग चल रहे हैं और उस आधार पर अभी बीजेपी के साथ वो सटे रहेंगे, मोदी के साथ वो सटे ही रहेंगे। बिहार में मैंने आपको कहा है कि वो यहाँ कोई कंडीशनल चीज़ें हैं, वो अगर बड़ी टकराव हुआ तब तो कुछ बात हो सकती है, नहीं तो बहुत कोई नीतीश हमेशा एक स्टैंड लेने के लिए भी जाने जाते हैं कि आप देखेंगे कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो वो यूपीए में रहते हुए एनडीए को वोट देते हैं। जब मान लीजिए कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है, कई मामलों में वो कई ऐसे मौकों पर उन्होंने जो है अपनी राय के विरुद्ध या जिस संगठन में जिस गठबंधन में वो रहे हैं उसके विरुद्ध जाकर के स्टैंड लेते रहे हैं। एक नीतीश की ये भी बात है। तो इस मामले में इस बार उन्होंने स्टैंड क्लियर भी कर दिया है अपना कि जेडीयू का स्टैंड है कि लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव में बिल्कुल वो बीजेपी का अध्यक्ष होना चाहिए, जो सबसे बड़ी पार्टी है। केसी त्यागी ने भी इस बात को कह दिया है और ये बात बार बार यहाँ दोहराया भी जा रहा है, तो वो क्लियर है, ये कहीं फिलहाल जाने वाले नहीं है। एक बात ये है कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव जो है वो
पता नहीं, मुझे थोड़ा सा ये लग भी रहा है कि नीतीश या चंद्रबाबू नायडू जिन कारणों से ये बात शुरू में आई थी कि साहब ये अध्यक्ष अपना चाह रहे हैं, तो उस बात में दम था। मुझे ये नहीं समझ में आ रही बात कि आखिर में इन लोगों ने क्यों सरेंडर किया या इन लोगों ने क्यों ये स्टैंड किया। एक कोई गूढ़ राजनीति है जो अभी तक मेरे को समझ में नहीं आ रही है, इसलिए कि देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह, ये पूरा बीजेपी का जो कुनबा है और जो ये गुजरात लॉबी है, इसकी ये पूरी कोशिश होगी कि वो अपनी परमानेंट सोल्यूशन की तरफ भी बढ़े। जो उसकी मुश्किलें हैं कि वो 240 सीटों पर बीजेपी है और एनडीए के आश्रय उसको सरकार चलाने पड़ रही है, तो वो सीटें बढ़ाने के बारे में बिल्कुल मेरा 100% ये मानना है कि ये बीजेपी ने नहीं सोचा या नहीं सोच रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। बीजेपी की रणनीति में एक शुमार होगा कि दलों को तोड़ा जाए, उनके सांसदों को तोड़ा जाए और अपनी ताकत बढ़ाई जाए। ये आगे आने वाले दिनों में दिखेगा भी। अब ये है कि इसलिए भी ये समझ में आ रही है बात कि बीजेपी कम से कम उन 2 पदों पर, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, इसलिए कि देखिए डिप्टी स्पीकर पर भी जो बात हो रही थी कि इंडिया गठबंधन को निश्चित रूप से मैं इस बात पर सहमत हूं और मुझे भी लगता है कि ये स्टैंड लेना चाहिए कि भाई अगर परंपरा के हिसाब से चलना है तो ठीक है, तो लोकसभा अध्यक्ष तुम्हारा, डिप्टी स्पीकर हमारा, तो ये तो तय करो, नहीं तो चुनाव होगा। तो ये चुनाव कराने की तो बिल्कुल स्थिति होनी चाहिए। लेकिन आप ये देखेंगे कि चुनाव करा करके भी अगर जो लोकसभा की स्थिति हम देख रहे हैं, तो उस स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष के लिए या उपाध्यक्ष के लिए अगर चुनाव भी होता है तो बहुत कोई जीत की संभावना नहीं दिखती है कि इंडिया गठबंधन जीत ही जाएगा और बीजेपी को डिफीट दे देगा। इसलिए कि जो दल जीत कर आए हैं, तो कमोबेश आप समझ लीजिए कि जो एनडीए में भी नहीं थे और जो इंडिया में भी नहीं थे, ऐसे दलों को, चाहे वो नवीन पटनायक की पार्टी हो तो बीजू जनता दल, तो वैसे या फिर आंध्र की जो सरकार थी उसके मुखिया जो थे उनकी पार्टी हो, तो ऐसे लोगों को किनारे लगा दिया है मतदाताओं ने। इसलिए इस बार तो उनकी कोई ताकत भी नहीं है कि उनका वोट जो है वो वेरी करेगा या फिर मायने रखेगा कि वो एनडीए में चला जाएगा या नहीं चला जाएगा। तो एनडीए की जो ताकत है 293 की है जाहिर तौर पर, तो उस आधार पर वो बहुमत में भी दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं, लेकिन एक अपोजिशन की उपस्थिति और उसमें एक्सपोज करना कि साहब आप कहीं ना कहीं फिर उसी तानाशाही के रास्ते पर चल रहे हैं। एक परंपरा जो रही है कि आप साहब लीजिए और विपक्ष को एक दे दीजिए, तो वो अगर नहीं कर रहे हैं तो अब इंडिया गठबंधन का एक मुख्य काम है एक्सपोज करना और साथ ही साथ इसको एक कैंपेन के तौर पर बनाना। तो वो जितने सारे मुद्दे हैं उन मुद्दों पर भी, एक जो अग्निवीर का मसला हो या फिर जो है अभी नीट का मामला हो, तो अभी बात हो रही है देखिए नौकरियां देने के मामले में भी, ये सारे जो इंडिया गठबंधन के एजेंडा थे, ये तो तय बात है कि सरकार घिरी हुई है और उसको लग रहा है कि उसको जो औकात में लाया है मतदाताओं ने, तो उसमें ये सब मुद्दे मायने रखते हैं। अब वो नहीं कहने की स्थिति में मंगलसूत्र और ये हिंदू मुसलमान, वो भी अब बीजेपी, सबसे दिलचस्प ये है कि बीजेपी भी अब ये मानकर चल रही है कि हाँ ये मुद्दे हैं, उनके सहयोगी दल मान के चल रहे हैं कि ये मुद्दे थे। अभी आरएसएस विचारकों को आप सुनिए तो वो भी ये साफ साफ बोल रहे हैं कि कहाँ गड़बड़ी रह गई और मुद्दों को हमने नहीं समझा। तो अब है कि बीजेपी एक और खेल करेगी कि उन जो इंडिया गठबंधन के मुद्दे थे उन मुद्दों पर वो अपना पैकेज और प्रोग्राम ले आएगी और वो हो सकता है उसका एक वो माने भी, लेकिन वो मानेगी भी तो जाहिर तौर पर वो मुद्दे जिस तरीके से क्लियर कट थे उसका आंशिक तौर पर ही वो लागू करना चाहेगी, यानी यहाँ भी डाइल्यूशन होगा, डाइल्यूट करना चाहेगी इंडिया गठबंधन के उस एजेंडा को। तो इंडिया गठबंधन को यहाँ सतर्क और सावधान रहने की जरूरत होगी, सदन में भी और सड़क पर भी। और जो वादे उन्होंने किए थे, ठीक है सरकार अभी फिलहाल नहीं बनी इंडिया गठबंधन की, लेकिन राहुल गांधी ने एक और बात कही थी जो रायबरेली की भी सभा में उन्होंने कही थी, फिर वायनाड में भी, कि हम जो वादे हमने किए हैं उसको हम पूरा कराने की
उस अभियान में लगेंगे और उसको हम पूरा कराएंगे। वो गृह लक्ष्मी योजना तक के बारे में भी उन्होंने ये बात कह दी थी। तो ये एक नैतिक तौर पर ये भी जिम्मेदारी है इंडिया गठबंधन को। तो मुझे लग रहा है कि इंडिया गठबंधन स्पीकर के सवाल पर जो भी हलचल उसकी तरफ से दिखाई दे रही है, ये हलचल निश्चित रूप से होनी चाहिए, क्योंकि अब प्रतिपक्ष जो है वो एक बड़ी ताकत में है और नेता प्रतिपक्ष भी अब राहुल गांधी होने जा रहे हैं। तो उस आधार पर ये एक स्थिति उनकी बनती है जो उनको करना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ ये ध्यान में रखना चाहिए कि जिन मुद्दों पर जनता ने वोट दिया इंडिया गठबंधन को, सरकार भले तत्काल तौर पर नहीं बना सके, लेकिन वो उन मुद्दों के साथ मजाक नहीं करे एनडीए या बीजेपी, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि सदन में आगे जो लड़ाई होगी वो लोकसभा स्पीकर या डिप्टी स्पीकर से ज्यादा दिलचस्प होगी। जहां सरकार हमेशा खतरे में पड़ी हुई दिखाई देगी, वो होगा संयुक्त विपक्ष का जो पूरा वार जो है, और वो हमला और साथ साथ मुद्दों पर उनको घेरने की कवायद। जी राजीव जी, बहुत मजबूत विपक्ष है और उस हिसाब से भी, और कुछ दिनों बाद 6 महीने के अंदर प्रियंका गांधी भी संसद के अंदर होंगी, जैसा माना जा रहा है वायनाड की सीट वो जीत जाएंगी उस आधार पे। तो एक बहुत ही मजबूत विपक्ष सदन के अंदर दिखाई देगा। और ऐसे में जबकि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, महुआ मोइत्रा, अभिषेक बनर्जी, चंद्रशेखर रावण जो हैं वो, ये तमाम नेता वहाँ होंगे और बहुत मजबूती के साथ, गौरव गोगोई, ये सब नेता होंगे और बहुत मजबूती के साथ अपना पक्ष रखते हुए दिखाई देंगे, घेरते हुए दिखाई देंगे। ये तो साफ है, ये साफ दिखता है। और यहीं से शायद परेशानी जो है वो शुरू होते हुए दिखाई देती है नरेंद्र मोदी सरकार की, एनडीए सरकार की, जो एनडीए कह रहे हैं नरेंद्र मोदी, अब बीजेपी की सरकार नहीं कहते हैं। लेकिन इन सब के बीच क्या खिचड़ी पक रही है, क्या कुछ चल रहा है अंदर खाने, उसकी चर्चा हम यहाँ कर रहे थे। और इसके साथ साथ ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि स्पीकर का पद जो है वो क्या अब बीजेपी के पास ही जा रहा है। हमारे तमाम पैनलिस्ट वही कह रहे हैं कि ये कमोबेश बीजेपी की तरफ जाते हुए दिखाई देता है ये पद। लेकिन क्या यहाँ से इतनी आसानी से, जितना अभी तक करते रहे हैं, नरेंद्र मोदी ने घोषणा कर दी, आज भी कल से एक खबर चल रही है कि नरेंद्र मोदी 26 तारीख को स्पीकर की घोषणा करेंगे। तो ये जो घोषणा वाली बात होती है, जो खबरें चलाई जाती हैं, उन खबरों पर ज़रा गौर फरमाइएगा कि नरेंद्र मोदी स्पीकर की घोषणा करेंगे। चलिए इस कार्यक्रम को समाप्त करूं उससे पहले बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं नवेंदु जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत टंडन जी, अनिल सिन्हा जी, प्रेम कुमार जी और अमलेंदु उपाध्याय जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और आप तमाम साथी जो हमारे साथ बने हुए हैं, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। लगातार आप लोगों के कमेंट देख रहा हूँ।